हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो आगे बढ़ने से पहले जो इसके राइटर हैं अशोकामित्रन, उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो अशोकामित्रन का जन्म 1931 में हुआ था। ये एक तमिल राइटर है और ये बात करते हैं कि जब जेमिनी स्टूडियो में ये काम करते थे तो उस एक्सपीरियंस के ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखी है और बुक का नाम है माई ईयर्स विद बॉस। और उस किताब में ये बात करते हैं कि किस तरह भारतीय जो फिल्में हैं भारतीयों के जीवन के हर क्षेत्र को बहुत ही गहराई से प्रभावित करती हैं। तो जेमिनी स्टूडियो जो है चेन्नई में लोकेटेड है और इसको स्थापित किया गया था 1940 के अंदर। और भारतीय फिल्म उद्योग जगत में ये एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है और इसके फाउंडर थे मिस्टर एस वासन। अब अशोकामित्रन जो है जेमिनी स्टूडियो में एक विशेष काम करते थे। ये क्या करते थे, अखबार के अंदर जो हेडलाइंस होती थी उन हेडलाइंस को काट करके ये एक फाइल में पेश किया करते थे। कभी कभी तो उन हेडलाइंस को हाथ से लिख करके भी ये रख लेते थे। तो वहाँ पर नॉर्मली जितने भी लोग काम करते थे जेमिनी स्टूडियो के अंदर उन सबको ऐसा लगता था कि अशोकामित्रन जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अशोकामित्रन को लगभग हर कोई जानता था। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये उसी किताब से लिया गया एक छोटा सा अंश है। चलिए शुरू करते हैं। तो पैनकेक जो है एक ब्रांड नेम है मेकअप के सामान का, मटेरियल का, और जेमिनी स्टूडियो में ये जो मटेरियल है ट्रक भर भर के आता था। अब ये पैनकेक कितना बड़ा ब्रांड है इसके रिगार्डिंग राइटर ने एक बात कही है कि ग्रेटा गार्बो जो कि एक स्वीडिश एक्ट्रेस रही है उन्होंने इसको इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। वैजंती माला उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया होगा और मिस गौहर ने भी इसका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री ने इसका शायद नाम भी नहीं सुना होगा। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का वो अपस्टेयर्स था और इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कभी रॉबर्ट क्लाइव का घुड़साल अस्तबल हुआ करती थी। तो चेन्नई में जो है रॉबर्ट क्लाइव के और भी रेजिडेंट्स थे। तो अगर उनकी लाइफ को थोड़ा ब्रीफली देखें तो मद्रास में उनका स्टे हालांकि बहुत कम हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है थोड़ा सा ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते रहे और भारत के अलग अलग रिमोट कॉर्नर्स में जो है इम्पॉसिबल बैटल्स को लड़ते रहे। फाइनली उन्होंने अपनी मेडन से शादी कर ली थी सेंट मैरीज चर्च के अंदर, जो कि सेंट जॉर्ज फोर्ट के अंदर है, मद्रास के अंदर ही। तो वहाँ उन्होंने शादी करी थी अपने मेडन से। तो जो मेकअप रूम है वो ऐसा दिखाई देता था जैसे हेयर कटिंग सैलून हो। तो जो मेकअप रूम है जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था ये वैसा लुक देता था जैसा मानो कोई हेयर कटिंग सैलून हो। तो यहाँ पर हर एंगल से बड़ी चमकीली लाइटें लगी हुई थी, आधा दर्जन के समथिंग बड़े बड़े शीशे थे। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि लाइटें जल रही हैं बड़ी चमकीली, सामने शीशे लगे हुए हैं। तो जिस किसी का भी यहाँ पर मेकअप होता था वो हमेशा गुस्से से क्यों भरा हुआ होता था। तो मेकअप डिपार्टमेंट को सबसे पहले लीड किया था एक बंगाली ने, जो कि इतना बड़ा नाम हो गया था कि जेमिनी स्टूडियो उसके लिए छोटा पड़ गया। अच्छा, बंगाली के जाने के बाद में इस मेकअप डिपार्टमेंट की हेड बने थे एक महाराष्ट्रियन और उनको असिस्ट करते थे धारवाड़ कन्नडिगा जो कि सिटी ऑफ कर्नाटका है वहाँ के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, मद्रास के इंडियन क्रिश्चियन लोग, एंग्लो बर्मीज और कुछ यूजुअल लोकल तमिल उनको असिस्ट करते थे स्टूडियो के अंदर। तो ये सब के सब एक साथ काम करते थे, अलग अलग कास्ट और क्रीड के थे। तो इन सब लोगों के बीच में नेशनल इंटीग्रेशन की भावना बड़ी ज़बरदस्त थी। तो राइटर कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट भी नहीं किए थे।
उसके बहुत पहले से ही इस नेशनल इंटीग्रेशन का लाइव सबूत देखने को मिलता था जेमिनी स्टूडियो के अंदर। तो ये जो मेकअप आर्टिस्टों की फ़ौज थी, ये किसी भी डिसेंट लुकिंग इंसान को बहुत ही हिडियस क्रिम्सन और ह्यूड मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकती थी। और किससे करती थी? जो लोड भर भर के पैनकेक आता था और जो लोकली लोशन और पोशन मिलते थे बाज़ार में, उनकी सहायता से किसी भी डिसेंट इंसान को बहुत ही अगली और ह्यूड मॉन्स्टर में बदल सकते थे। अच्छा, लॉजिक क्या था? तो अशोकामित्रन को ऐसा लगता था कि जो स्टूडियो की बहुत तेज़ और चमकीली लाइटें हैं, उन लाइटों की वजह से जो है फिल्म में इनके चेहरे थोड़े से सही दिखें, शायद इसीलिए इन लोगों को जो है भद्दा बनाया जाता है। तो यह ऐसा मानना था अशोकामित्रन का। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की चला करती थी मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। जो चीफ मेकअप मैन था, यानी जो हेड था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो मेकअप किया करता था चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस का, और सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो का, हीरोइन का, जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन का, और इसी तरह से हायरार्की चलती थी। अच्छा, मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि जो क्राउड प्लेयर्स थे वो उनका मेकअप करेगा। तो एक बड़े से वेसल में वो मेकअप का सामान मिक्स करता और एक ये मान लीजिए ब्रश की सहायता से या कैसे भी वो उन क्राउड के चेहरों के ऊपर उस मेकअप के मटेरियल को पोत देता था, पेंट कर देता था। अब आइडिया ये था कि जो भी क्राउड आर्टिस्ट हैं उनके चेहरे का एक एक रो मेकअप से फिल हो जाना चाहिए। तो ये उसका सीधा सीधा क्लियर फंडा हुआ करता था। एक्चुअली मेकअप डिपार्टमेंट में वो जो पोस्ट थी वो थी ऑफिस बॉय की, लेकिन वो कोई बॉय नहीं था। 40 इयर्स की उसकी एज रही होगी, और वो जो है जेमिनी स्टूडियो में आया था बहुत बड़ा कोई हीरो बनने, कोई स्टार बनने, या टॉप स्क्रीन राइटर बनने, डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनने, और थोड़ी बहुत कविताएं वो लिख ही लेता था। तो उन दिनों में जो है अशोकामित्रन एक छोटे से कमरे में काम किया करते थे, जिसके दोनों साइड में फ्रेंच विंडोज़ थी। हालांकि उस समय अशोकामित्रन ये नहीं जानते थे कि दरअसल ये फ्रेंच विंडोज़ है। तो ये अपनी डेस्क पर बैठ करके अखबार की कटिंगें फाड़ करके चिपकाते रहते थे फाइल में। तो इनके रूम के आसपास से गुजरने वाले लोगों को हमेशा ऐसा लगता था कि ये आदमी स्टूडियो में फालतू बैठा हुआ है, कोई काम धाम कर नहीं रहा है। तो अशोकामित्रन को ऐसा लगता था कि शायद स्टूडियो के बॉस मिस्टर वासन भी उसके बारे में ऐसा ही सोचा करते थे। तो बहुत सारे लोग थे जो जबरन उसके कमरे में घुस आते थे और उसको बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देते थे कि कोई ढंग का काम कर लो, ये फालतू बैठे बैठे क्यों रोटियां तोड़ रहे हो। तो अक्सर लोग आकर के उसे लेक्चर दे जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय है उसने डिसाइड किया कि वो अशोकामित्रन को जाकर के ये बताएगा कि दरअसल उनके अंदर कितना महान लिटरेरी टैलेंट है, और वो यूं ही वेस्ट हो रहा है इस कमरे में पड़े पड़े, और उनको जो है इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो ये सुनने के बाद अशोकामित्रन जो है प्रे करता है गॉड से कि हे गॉड, इंडोर शूटिंग की जगह मोस्टली आउटडोर शूटिंग होए, क्योंकि जब आउटडोर शूटिंग हुआ करती थी तो जो उसकी भव्यता थी, जो एपिक्स थे, उससे अपने आप को बचा नहीं पाता था अशोकामित्रन। इतनी ग्रैंड वे में आउटडोर शूटिंग हुआ करती थी। अच्छा, सीन ये है कि जब कभी भी शूट हुआ करती थी तो शूटिंग के दौरान फ्रस्ट्रेशन हो सकती है किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी क्रू मेंबर को, या किसी भी पर्सन को। लेकिन जब कभी भी किसी को गुस्सा आता था तो वह अपना सारा का सारा गुस्सा ओपनली या कोवर्टली जो है आकर के उतारता था मेकअप डिपार्टमेंट के उस ऑफिस बॉय के ऊपर। और मेकअप डिपार्टमेंट के उस ऑफिस बॉय को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जो भी परेशानियां हैं, उसकी जो भी बदनामी है, उसकी जो भी नेग्लिजेंसी है, वो केवल और केवल एक ही आदमी की वजह से है, और वो आदमी कोई और नहीं, जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला कोठा मंगलम सुब्बू था।
तो ऐसे बहुत सारे मौके आते थे जेमिनी स्टूडियो में, जब कोई शूट हो रहा हो तो किसी एक्टर को गुस्सा आ जाता था या किसी क्रू मेंबर को गुस्सा आ जाता था, तो हर कोई अपना गुस्सा जो है उतारने का एक ज़रिया ढूंढता था, और जिस पर वो गुस्सा उतारते थे वो कोई और नहीं बल्कि मेकअप डिपार्टमेंट का वो ऑफिस बॉय ही था। अब उस मेकअप डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉय को ऐसा लगता था कि उसकी जो भी परेशानी है, उसकी जो भी बदनामी है और उसकी जो भी नेग्लिजेंसी है, वो केवल एक ही आदमी की वजह से है, और ये आदमी कोई और नहीं, जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला कोठामंगलम सुब्बू था। तो सुब्बू जो है फिल्मों में इतनी कोई इनकरेजिंग ओपनिंग नहीं कर पाया था जितनी ओपनिंग मेकअप डिपार्टमेंट के उस ऑफिस बॉय ने करी थी, बल्कि ऐसा लगता था कि जीवन में उसने काफ़ी अनसर्टेन सिचुएशंस और डिफ़िकल्ट टाइम्स को देखा है। और जब वो अपना करियर शुरू करने आया था तो उस समय कोई फर्मली इस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी भी नहीं थी, ना ही कोई स्टूडियो था। अगर बात करें एजुकेशन की तो ऑफिस बॉय जो था मेकअप डिपार्टमेंट का वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था बजाय सुब्बू के। लेकिन सुब्बू का जन्म जो है वो हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में, तो जन्मजात उसके अंदर कुछ वर्च्यूज़ थे, और ऐसा भी लगता था कि उसका जो जीवन में सामना है, उसका जो अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा इंटरेक्शन है, वो काफ़ी समृद्ध लोगों के साथ में हुआ था। उसको देखकर ऐसा लगता था। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी थी, और वो ये थी कि उसके चेहरे पर हमेशा ही एक स्माइल रहा करती थी। हालांकि फिल्में फ्लॉप हो जाया करती थी, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी सुब्बू के चेहरे पर से स्माइल कभी गायब नहीं होती थी। तो वो हमेशा किसी ना किसी के लिए काम करता ही रहता था, वो कभी अकेला किसी काम को नहीं करता था। तो उसकी जो पहचान थी, उसकी लॉयल्टी थी, उसका जो प्रिंसिपल जो मेन था वो था लोगों के प्रति उसकी वफादारी। तो उसकी वफादारी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी, प्रिंसिपल एडवांटेज था उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर। तो सुब्बू के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ही वॉज टेलर मेड फॉर द फिल्म। सुब्बू को भगवान ने बनाया ही फिल्मों के लिए था, और वो कभी भी किसी भी सीन के इमोशंस को ज़िंदा कर देता था जब कभी उसे कमांड किया जाता था। फॉर एग्जांपल, एक बार एक शूटिंग चल रही थी, तो एक सीन था, सीन कुछ यूँ था कि रैट और टाइग्रेस में लड़ाई होती है अंडर वाटर, और इस लड़ाई में रैट जो है टाइग्रेस को मार देता है, लेकिन उसके जो उसके जो बच्चे हैं कब से, उनके ऊपर वो दया दिखा देता है। तो जो इसमें रोल प्ले कर रहा था हीरो या हीरोइन वॉटेवर, तो जो इस सीन को प्ले कर रहा था उसके समझ में ही नहीं आया कि इस इमोशन को कैसे शो करें। तो जब प्रोड्यूसर ने सुब्बू को कमांड किया तो सुब्बू ने इस पर्टिकुलर सीन को 4 अलग अलग तरीकों से करके दिखाया। ये देख कर के प्रोड्यूसर बड़ा खुश हो गया, लेकिन वो बोलता है यार सुब्बू आपने किया तो बहुत अच्छा, लेकिन मज़ा नहीं आया यार। इतना कहते ही 1 मिनट के अंदर अंदर सुब्बू उसी सीन को 40 नए तरीकों से करने का आइडिया लेकर के आ जाता है। इतना टैलेंटेड था हमारा सुब्बू, इतना ज़बरदस्त प्रतिभा का धनी था हमारा सुब्बू। तो जिस समय जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन एरा कहलाता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि जब तक सुब्बू जो है जेमिनी स्टूडियो में रहा, वो जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन एरा कहलाता है। अगर आपके बगल में सुब्बू है तो फिल्म मेकिंग इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। तो सुब्बू का जो है एक और आइडेंटिटी था, वो थोड़ा बहुत कविताएं भी लिख लेता था, और उसकी जो कविताएं थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड हाई फॉर्म्स में होती थी। तो वो चूज़ करता था अपनी पोइट्री के सब्जेक्ट, मतलब उसकी जो पोइट्री थी वो सीधा सीधा डेडिकेटेड होती थी मास ऑफ द पीपल, नॉट टू एनी इंडिविजुअल पीपल। तो फिल्मों में जो सफलता सुब्बू को मिली, शायद उस सफलता ने सुब्बू के राइटिंग टैलेंट को कहीं न कहीं ओवरशैडो कर दिया था,
या उसको कहीं ना कहीं बौना कर दिया था, ऐसा मानना था समीक्षकों का। तो सुब्बू ने जो है कई ट्रूली ओरिजिनल स्टोरीज लिखी, कई प्रकार की कविताएं लिखी फोक, रिफ्रेन और डिक्शन के अंदर। इसके साथ साथ उसने एक नॉवेल भी लिखा जो काफ़ी बेतरतीबी से फैला हुआ था, जिसका नाम था थिलाना मोहनम्बल, जिसमें दर्जनों जो कैरेक्टर्स थे वो बड़ी बारीकी से उकेरे थे सुब्बू ने, मगर वो उन सबको कनेक्ट नहीं कर पाया था। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल था। 20th सेंचुरी के अर्ली में देवदासीज का जो समाज में दशा और दिशा था उसको बहुत ही बारीकी से रिक्रिएट किया था सुब्बू ने। और वो जो है बहुत ही अमेजिंग एक्टर था और उसने कभी भी जो है फिल्मों में लीड रोल करने की ख्वाहिश नहीं रखी। जो कोई भी सब्सिडरी रोल उसको मिलता था वो उसको पूरी लगन और शिद्दत के साथ में करता था, और इतनी ज़बरदस्त शिद्दत से करता था कि सुब्बू का 1 या 2 मिनट का रोल जो है पूरी फिल्म के मेन लीडिंग हीरो पर भारी पड़ जाता था। अच्छा, सुब्बू की बात करें नेचर की तो बहुत ही जेनरस किस्म का इंसान था, और जो है सुब्बू का जो घर है हमेशा लोगों से भरा रहता था, चाहे वो रिश्तेदार हो, जान पहचान वाले हो। तो दर्जनों लोग जो है सुब्बू के घर पर रहा करते थे। तो ऐसा लगता था कि सुब्बू को शायद पता भी नहीं है कि वो जो है कितने लोगों का पेट भर रहा है, कितने लोगों को फीड करवा रहा है, कितने लोगों को अकेला सहारा है। तो इतना चैरिटेबल इंसान था हमारा सुब्बू, लेकिन बहुत ही इम्प्रोविडेंट भी था। वो भविष्य को देख नहीं सकता था, बहुत अदूरदर्शी था। वो देख नहीं पा रहा था कि उसकी ये काबिलियत, उसकी ये चैरिटी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, और उससे लोग दुश्मनी रखते थे कई वजहों से। कि बॉस का बहुत करीबी था और उसका व्यवहार जो था लोगों को ऐसा लगता था कि चापलूस जैसा है। तो उसको ऐसा लगता था बॉस के करीब इसीलिए है कि शायद चापलूस है, तो उसकी चापलूसी मतलब लोगों के हिसाब से उसकी चापलूसी लोगों को चुभती थी। या फिर एक कारण ये भी हो सकता था कि सुब्बू एक ऐसा इंसान था जिसके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था ऑन द स्पॉट, और मोस्टली पीपल उससे जो है बैर रखते थे, दुश्मनी रखते थे, और उसके बारे में बहुत बुरा बुरा होने की ख्वाहिश करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। और इन सब में सबसे टॉप पर जिसका नाम था वो और कोई नहीं, मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था वो था। तो पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के और इवेंट्स को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।